हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है आपका, और इसकी इकाई जो तीसरी है, तीसरी इकाई की पाठ्य पुस्तक सरयू, जिसका गद्य भाग का पाठ पाजेब जो एक कहानी है। यद्यपि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको कहानी की व्याख्या करवा दी है, और आज इस वीडियो में अपने पाजेब कहानी पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर अपने चर्चा करेंगे, उन पर अपनी बातचीत रहेगी। तो मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपने सरयू जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ पाजेब और पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को निकालें, अपनी पाठ्य पुस्तक निकाले हुए सभी बच्चे, और मेरे साथ साथ उन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करें। सबसे पहले अपने चलते हैं बेटा, पहले जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ, उन प्रश्नों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, पहला प्रश्न है, जैनेन्द्र किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? जैनेन्द्र जी है वो किस प्रकार के कथाकार के रूप में, यानी कहानियों का प्रकार बताना है। तो चार यहाँ विकल्प दिए गए हैं। पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा आंचलिक, तीसरा प्रगतिवाद और चौथा ऐतिहासिक। जब हमने कहानीकार का परिचय पढ़ा था तो परिचय में ये बात स्पष्ट थी बेटा, वो किस प्रकार के कहानीकार है? मनोवैज्ञानिक, यानी क पहला इसी का उत्तर है। इसके बाद में दूसरा इसका प्रश्न है, पाजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? इसमें भी चार विकल्प दे रखे हैं, बाल मनोविज्ञान, पौराणिक, हास्य व्यंजक और मनोविश्लेषण। तो पहला है बाल मनोवैज्ञानिक। तीसरा प्रश्न, आशुतोष को उसकी बुआ ने जन्मदिन पर क्या देने का वायदा किया? यहाँ भी चार विकल्प है, पहला पतंग, फिर दूसरा है बाइसिकल, और तीसरा पाजेब, और चौथा मिठाई। तो क्या है? बाइसिकल बेटा। प्रश्न संख्या 4 देखिए बेटा, पाजेब कहानी की शैली में लिखी गई है। डायरी शैली, ये शैली का मतलब होता है लिखने का एक तरीका, लेखक का, रचनाकार का तरीका होता है, ढंग होता है बेटा। आत्मकथात्मक शैली, व्यास शैली, व्यंग्य शैली। तो यहाँ आप आत्मकथात्मक शैली लिखोगे बेटा, का सही उत्तर होगा। तो ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। और आगे इसके अति लघुतरात्मक, ये अति लघुतरात्मक प्रश्न वो होते हैं बेटा जिनके उत्तर एक वाक्य या एक पंक्ति में दिए जाते हैं। देखिए बेटा, पहला प्रश्न देखिए, श्रीमती जी पाजेब चुराने का संदेह किस पर करती है? पाठ को पढ़ने के बाद में श्रीमती से मतलब है आशुतोष की जो माँ है उनसे है बेटा। वो शक किस पर करती है, संदेह किस पर करती है? नौकर वंशी। किस पर संदेह करती है? नौकर वंशी पर। ये पहले का उत्तर लिख दोगे। और प्रश्न संख्या 2 देखिए, छुन्नू की मां छुन्नू को क्यों पीटती है? छुन्नू की मां छुन्नू को क्यों पीटती है? देखिए बेटा, यहां हमने पाठ पढ़ा तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारे मन मस्तिष्क में रहनी चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि आशुतोष ने जोर दे करके उसके सामने कह दिया था कि उसने जो पाजेब है वो किसको दी थी? छुन्नू को दे दी थी। आशुतोष ने जोर दे करके कहा उनके सामने कि उसने पाजेब है वो छुन्नू को दी थी। तब उसकी मां के सामने ये बात, छुन्नू की मां के सामने ये बात आशुतोष ने कही, इसका मतलब वो सही थी, इसलिए वो उसको, छुन्नू को, उसकी मां उसे पीटने लगी, श्रीमती पीटने लगी। प्रश्न संख्या 3 देखिए बेटा, मुन्नी को पाजेब किसने किस दिन ला कर दी? मुन्नी को पाजेब किसने? उसकी बुआ ने। और किस दिन? इतवार को। दिन का नाम एतवार, मतलब लिखा हुआ है रविवार को कहा गया है बेटा, इतवार को। प्रश्न संख्या 4, पूछताछ में आशुतोष ने पाजेब किसको बेचने की बात कही? किसको कही थी पाजेब बेचने की बात? याद आ रहा होगा, पतंग वाले को। किसको? पतंग वाले को।
तो ये 4 प्रश्न थे बेटा अति लघुतरात्मक। अब अपने आगे चलते हैं। तब अति लघुतरात्मक के बाद में शब्द संख्या बढ़ जाती है, 25-30 शब्द इसके अंदर कम से कम हमें लिखने होते हैं, और ये वो प्रश्न होते हैं जिनको लघुतरात्मक कहते हैं। ठीक, अति लघुतरात्मक से बड़े और निबंधात्मक से छोटे बीच के होते हैं। तो इन प्रश्नों को हम करते हैं। इनमें पहला प्रश्न है, आशुतोष निरपराध होते हुए भी पाजेब चुराने की बात क्यों स्वीकार कर लेता? निरपराध, हम जानते हैं बेटा कि आशुतोष अपराधी नहीं है। कहानी का जो घटनाक्रम चला है उससे पाठक को इस बात का पता चलता है वो अपराधी नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है, आशुतोष निरपराध होते हुए भी, बिना अपराध होते हुए भी पाजेब चुराने की बात क्यों स्वीकार कर लें? हम जानते हैं बेटा, कह सकते हैं लेखक के अनुसार, कहानी में वर्णित घटनाक्रम अनुसार आशुतोष ने पाजेब नहीं चुराई थी, लेकिन उसने चोरी है वो स्वीकार कर ली थी बेटा। पहला कारण, वो बच्चा है बेटा, बालक है, और बालक की जो बुद्धि होती है, मन होता है, वो कोमल होता है। उनमें तर्क वितर्क करके बात को टालम टोल करने की, इधर उधर करने की जो क्षमता होती है वो इस अवस्था में नहीं होती है। इस चीज का अभाव पाया जाता है। यानी बात को काटने के लिए तर्कपूर्ण ढंग से वो अपनी बात कहने की क्षमता उनके पास या योग्यता उनके पास नहीं होती है, वो कह नहीं पाते हैं। अब पिता का दबाव है, डर है, प्रलोभन भी उसे बार बार दिया जाता है। इन सब के कारण, पिता के डर, भय, दबाव व प्रलोभन आदि के कारण वो बात, यानी चोरी करने की बात, पाजेब को चुराने की बात है, वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन इस दबाव के चलते हुए जो सही बात उसे कहनी चाहिए वो कह नहीं पाता है। तो सही बात है जो उसे कहनी चाहिए वो कह नहीं पाता है। उसके पिता उससे जो कुछ कहलवाना चाहते हैं, पूछना उससे चाहते हैं, मतलब उनके अनुसार वो कह भी देता है। लेकिन चोरी को स्वीकार करना, ना अस्वीकार करना कि उसने चोरी नहीं की है, इस बात को वो दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाता उनके सामने। बस कारण यही है कि वो बालक, और बालकों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है। उनकी बुद्धि की दृष्टि से, मन से वो बहुत नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। बड़ों की तरह किसी बात को तर्क वितर्क करके, मतलब उसको टालने की क्षमता का उनके पास अभाव होता है। पिता का जो प्रभाव था, स्नेह था, भय था, प्रलोभन था, उन सब के चलते वो बात को स्वीकार नहीं कर, मतलब कर पाता है, कर लेता है, उनके सामने कह देता है, हाँ कर देता है। लेकिन उसके पिता जो उससे कहलवाना चाहते हैं वो भी वो कह देता है। लेकिन बात को काटने की बात है कि उसने चोरी नहीं की, इस बात या ये तर्क रखने के लिए वो दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाता है। तो ये बेटा क्यों स्वीकार की है, क्यों स्वीकार करने का जो उत्तर आपको लिखना है वो इन शब्दों से आप दे सकते हो। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए बेटा, लेखक ने आशुतोष को कोठरी में क्यों बंद कर दिया? लेखक ने आशुतोष को कोठरी में क्यों बंद कर दिया था? क्यों किया था बेटा? लेखक चाहता था कि आशुतोष है, कोठरी में बंद करने के पीछे उसका कारण यही था, उसके पिता का यानी लेखक का कारण यही था कि वो पतंग वाले के पास जाए और जाकर के उससे पाजेब ले आए। उसको वो पैसे देते हैं, कहते हैं ये ले जा, जाकर के उसको दे देना। तो मूल कारण यही है कि उसके पिता उसको कोठरी में इसीलिए बंद करते हैं, या लेखक उसको इसीलिए कोठरी के अंदर बंद करता है कि वो पतंग वाले के पास जाए और जाकर के पाजेब है वो वापिस लाए। यद्यपि उसने पाजेब देने, पतंग वाले को पाजेब देने की बात है वो मान ली थी उनके सामने, डर, भय, प्रलोभन जो भी उसके पीछे कारण रहा हो। लेकिन आशुतोष यह नहीं जानता था कि उसके
पास पाजेब नहीं है। भाई आशुतोष यह तो जानता है अच्छी तरह से कि उसके पास पाजेब नहीं है, उसे पता है। जब उसने चोरी नहीं की है वो फिर कहां उसको देगा भाई। लेकिन उनका दबाव है, डर है, स्नेह है, प्रलोभन है, उनके कारण वो बात बड़ों के आगे मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। अब डर कर वो डर गया बेटा, और अपनी बात मनवाने के लिए लेखक ने उसको क्या कर दिया, कोठरी में बंद कर दिया। और लेखक सोचता है कि ये डर के कारण या डर करके तो सही बात है वो उगल देगा, मेरी बात मान लेगा, और यही वो करवाना चाहता था। इस तरह से आप इस दूसरे प्रश्न का लेखक ने आशुतोष को कोठरी में क्यों बंद किया, इसका उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 3 देखिए बेटा, बातों बातों में लेखक को क्या पता लगा जिससे वह आशुतोष पर पाजेब चुराने का संदेह करने लगा। अब वो बातचीत चल रही थी, बातचीत का प्रसंग चल रहा था परिवार के अंदर बेटा। तो बातों बातों में उसे पता चला कि उसी शाम को जो आशुतोष है वो पतंग वाले से एक पतंग और एक पिन्ना, मतलब डोर जो चरखी जिसको कहते हो, जिसके ऊपर धागा लपेटा होता है, वो लेकर के आया था बेटा। उसी शाम को एक पतंग और एक मतलब क्या है, डोर का जो पिन्ना है, वो चरखी जिसको कहते हो आप अपनी सीधी भाषा के अंदर, वो पतंग वाले से लेकर के आया था। अब जब इस बात का पता लेखक को चला कि आज वो संध्या को ये लेकर के आया है, तो उसे संदेह हुआ, शक हुआ कि आशुतोष ने ही पाजेब चुराई है और उस पतंग वाले को जाकर के दे दी। इसके पास पतंग लाने के लिए पिन्ना, वो जो डोर है, चरखी है, वो लाने के इसके पास पैसे कहां से आए हैं। तो ये चीज, ये पतंग और ये डोर देख करके उसका शक और उसके ऊपर बढ़ गया। बातों बातों में लेखक को क्या पता लगा जिससे आशुतोष पर पाजेब चुराने का संदेह करने लगा, यही पता चला था बेटा। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए बेटा, पाजेब कैसे मिलती है, पाजेब मिलने पर लेखक की प्रतिक्रिया को व्यक्त कीजिए। हुआ क्या बेटा? अब इस प्रश्न का उत्तर पाठ के अंत के अंदर दिया गया है बेटा। तो जितना प्रताड़ना, यातना देनी थी वो दी गई, उसके साथ कटु व्यवहार, स्नेह का, डर का, प्रलोभन का जो व्यवहार आशुतोष के साथ करना चाहिए था, वो सब कुछ हो गया बेटा। अब अंत में होता क्या है, कहानी जहां समाप्त हो रही है उसे थोड़े पहले कहानीकार ने बुआ को प्रवेश करवाया है। बुआ आती है, बुआ आती है, जैसे ही आती है, बुआ के आने पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। बुआ आती है, वो बास्केट में से, जेब में से पाजेब है वो निकालती है बेटा, और वो कहती है कि पिछले रविवार को जब मैं यहाँ आई थी तो भूल से ये पाजेब है वो मेरे साथ है चली गई थी। पायल को देख करके, यानी उस पाजेब को देख करके लेखक इस तरह से भयभीत हुआ जैसे वह पाजेब नहीं बल्कि क्या हो, बिच्छू हो। अचानक उसने देखा कि इसके पीछे कितना बड़ा हंगामा घर में खड़ा हो गया है, कैसी कैसी बातें हो रही है, किस तरह से बच्चे के साथ लेखक पेश आया, कैसी कैसी उसको यातना दी गई है और आगे की योजना उनकी क्या है। इन सब बातों को वो देख करके, सोच करके, उसके सामने जैसे पाजेब उभरती है या प्रकट होती है, तो देख करके उसको ऐसे लगा ये पाजेब नहीं बल्कि क्या है, विशेला, बिच्छू हो गए। जैसे बिच्छू को देखते ही सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि वो विशेला होता है, डंक मारता है बेटा। उसके मुंह से निकलता है यह क्या, ये अंत में दे रखा है बेटा सारा कुछ। 99 नंबर पेज पर अंतिम पंक्तियों के अंदर यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने भी। लेखक को लगा अचानक कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, कितनी बड़ी बातें बनी हैं, क्या क्या घटनाक्रम चला है, तो उसको ऐसे लगा जैसे ये पाजेब न हो बल्कि क्या हो, बिच्छू हो। भयभीत भाव से कह उठा यह क्या है। वह जवाब देती है कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ है चली गई थी।
ये है इस प्रश्न का उत्तर कि पाजेब कैसे मिले और पाजेब मिलने पर लेखक की प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो इस तरह से आप ये प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकते हो बेटा। तो ये 4 प्रश्न थे बेटा लघुत्रात्मक तो पूर्ण हो चुके हैं और अब आगे हैं निबंधात्मक प्रश्न यानी बड़े प्रश्न। पहला प्रश्न है निबंधात्मक का कहानी के संवाद स्वाभाविक, रोचक, सशक्त, नाटकीय और संक्षिप्त है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए बेटा। देखिए बेटा कोई भी कहानी होती है उस कहानी के अंदर जो संवाद होते हैं, कथोपकथन होते हैं, वार्तालाप, इन सब का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहानी के संवाद स्वाभाविक, रोचक, सशक्त, नाटकीय और संक्षिप्त उदाहरण द्वारा बताने हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा लेखक के अनुसार या एक कहानी के लिए एक कहानी में संवाद है, कथोपकथन है, वार्तालाप है, इनका स्थान महत्वपूर्ण होता है। इनके बिना हम कहानी की कल्पना नहीं कर सकते। इनके बिना कहानी है, इनके अभाव में कहानी नहीं होती है बेटा, वो शून्य होती है। इन चीजों का प्रयोग, इनका संवाद है, कथोपकथन है, वार्तालाप का जो प्रयोग है वो कहानीकार कथानक को आगे बढ़ाने के लिए, इसके अलावा पात्रों का चरित्र चित्रण करने, उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए करता है। कहानीकार इनका जो प्रयोग है वो कथानक को आगे बढ़ाने के लिए, पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उनकी विशेषताओं आदि को स्पष्ट करने के लिए वो इन सब बातों का, इन सब चीजों का प्रयोग करता है, क्योंकि इनके बगैर कहानी शून्य है बेटा। अब जो संवाद होते हैं वो तो बेटा नाटक की बात कर, नाटक के ज्ञान होते हैं, मूल तत्व होते हैं बेटा नाटक के अंदर। कहानी के लिए भी ये जरूरी है, लेकिन बात यहां कहानी है। कहानी को या कथा साहित्य को रोचक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए इनका उपयोग बहुत जरूरी होता है, अत्यंत उपयोगी होते हैं ये। किसी कथा को, किसी कहानी को रोचक बनाने के लिए संवाद अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। इस कहानी में यानी पाजेब कहानी में कथाकार ने कहानी को रोचक, प्रभावशाली बनाने व आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से जो संवाद है वो कम और पात्रों की ओर से अधिक संवाद कहलवाए हैं। ध्यान देवें, इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहानीकार ने जो संवाद है वो अपनी ओर से कम और पात्रों की ओर से अधिक कहलवाए हैं। यद्यपि ये संवाद जो हैं, पात्रों के जो संवाद है इस कहानी के अंदर वो ज्यादा लंबे नहीं है, बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, संक्षिप्त हैं। हालांकि कुछ लंबे भी हैं, बीच बीच के अंदर कुछ लंबे संवाद भी आते हैं, लेकिन लंबे संवाद ज्यादा नहीं है, यानी उनकी संख्या कम है। सांख्यिकी की दृष्टि से लंबे संवाद पाजेब कहानी में अधिक नहीं है, कम ही है बेटा। छोटे संवाद जो हैं उनमें लेखक और आशुतोष के द्वारा ऐसे संवाद बोले गए हैं जहां कहानी की संवेदना उभरती है बेटा, जहां कहानी की संवेदना की व्यंजना होती है। छोटे जो संवाद है वो लेखक है और आशुतोष के द्वारा बोले गए हैं, जिससे कहानी की संवेदना की व्यंजना होती है इसके अंदर। आशुतोष और मुन्नी, इनके जो संवाद है वो बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। उदाहरण के रूप के अंदर हम इनके संवादों को रख सकते हैं, या इनके संवाद है वो यहाँ हम लिख भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये जो कहानी है, पाजेब जो कहानी है, इसमें केंद्र में शीर्षक पर पाजेब को ही रखा है और इसी शीर्षक से कहानी का सारा ताना बाना है वो बुना गया, यानी संपूर्ण जो घटनाक्रम चलता है वो इसी को आधार बना करके चलता है। पूरी कहानी इसी के चारों ओर घूमती रहती है।
शुरुआत में संवाद इस काम में कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिनमें संक्षिप्तता, रोचकता और नाट्यता का भी रूप प्रकट होकर के सामने आता है। तो इस प्रकार से बेटा ये था पहला प्रश्न, बड़ा निबंधात्मक कहानी के संवाद है वो स्वाभाविक, रोचक, सशक्त, नाटकीय और संक्षिप्त है, उदाहरण द्वारा समझाना है। जैसा मैंने आपको समझाया इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर है वो अपने शब्दों में लिख सकते हो। प्रश्न संख्या निबंधात्मक की 2 देखिए बेटा। पाजेब कहानी कलात्मक दृष्टि से सफल, अपने शब्दों में लिखिए। पाजेब कहानी कलात्मक दृष्टि से सफल है, अपने शब्दों में बताना है बेटा। कहानी को पढ़ने के उपरांत पाजेब कहानी को हम एक सफल कहानी की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी एक ये सफल कहानी है इसलिए कि इस कहानी के अंदर बाल मनोविज्ञान का सफल चित्रण हुआ है। ये कहानी सफल कहानी है क्योंकि इस कहानी के अंदर शुरू से लेकर के अंत तक बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया गया है। बाल मनोविज्ञान का सफल चित्रण इस कहानी में पाठक को देखने को मिलता है। जब पाजेब खो जाती है तो उसकी खोजबीन की जाती है, ये ढूंढने की कोशिश की जाती है और नहीं मिल पाती है तब चोरी होने की शंका प्रकट की जाती है। पहले वंशी और बाद में आशुतोष पर इसका आरोप लगता है, यानी अपराधी आशुतोष को माना जाता है। पिता के दबाव के चलते वो चोरी करना एक तरह से स्वीकार करता है, यानी वो अपराधी बनता है। अब बड़ों की तरह हम जानते हैं बच्चे हैं, उनका मन, उनकी बुद्धि कोमल होती है। बड़ों की तरह तर्क वितर्क करने की क्षमता या बात को काटने या टालने की क्षमता उनके पास नहीं होती है, इसलिए ऐसे वो कोई ठोस तर्क रख करके अपनी बात भी नहीं काटता है। पिता के स्नेह, दबाव, भय, प्रलोभन आदि के कारण चोरी करना वो स्वीकार कर लेता है। आशुतोष मतलब ये चीज स्वीकार कर लेता है, जिससे स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है। स्थिति कब स्पष्ट होती है? स्थिति तब स्पष्ट होती है जब कहानी के अंत के अंदर बुआ घर के अंदर प्रवेश करती है और फिर वो अपनी बास्केट में से हाथ डाल करके उसकी जेब में से पाजेब निकालती है, तब वो निरपराधी सिद्ध होता है। कहानी शुरू से लेकर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाती है, तब तक आशुतोष अपराधी बना रहता है। वो उस अपराध की पीड़ा है वो झेलता रहता है, वो संताप झेलता रहता है। उसका कष्ट, उसका अपराध कब मिटता है? जब बुआ घर में प्रवेश करती है। इस कहानी के अंदर यानी जैनेन्द्र कुमार जी के जो कथानक हैं वो पूरे हमें व्यवस्थित दिखाई देते हैं, तो जो स्वाभाविक है इनकी कहानी का जो विकास है वो नियमों के अनुसार आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस कहानी के अंदर पाजेब को लेकर कथानक को तैयार किया गया है, यानी सारा का सारा ताना बाना घटनाक्रम है वो पाजेब को केंद्र में रख करके बनाया गया है और इसका चित्रण पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। बाल मनोविज्ञान को आधार बनाया गया है। इसके अलावा अन्य पात्रों में बात अगर करें तो उनमें मुन्नी भी है, उसके भी संवाद इसमें प्रकट हुए हैं। जो बुआ से पाजेब लेने की बात कहती है, बुआ उसे पाजेब देती है, फिर वो पहन करके इधर उधर दिखाती है। और ये क्रियाएं बच्चों के अंदर स्वाभाविक होती है कि नई चीज को पा करके वो प्रसन्न होते हैं और बच्चे चाहते भी है बाल मनोविज्ञान के अनुसार कि दूसरे उनकी चीज को देखे, उनकी प्रशंसा करे। ये भाव बच्चों के अंदर इस उम्र के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा
बच्चे जो हैं उनके अंदर तर्क वितर्क करके अपनी बात को काटने की क्षमता का अभाव भी इसमें होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि कोमल होती है। बच्चे कभी भी अपनी गलतियों को छिपाना नहीं चाहते। यदि बच्चे किसी अपराध की ओर बढ़ते हैं तो गलत प्रवृत्ति में शामिल होते हैं, इसके लिए स्वयं बच्चे जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए बड़े जिम्मेवार होते हैं। बड़ा कारण कि बच्चों के विकास के लिए, सही विकास के लिए उचित माहौल की जरूरत होती है, और वह वहां किसी न किसी प्रकार के सही माहौल के अंदर, वातावरण के अंदर कमी का होना पाया जाता है। जब कोई कमी होती है तभी वो गलत मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहां बड़ों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कोमलता का, प्रेम प्यार का, सहानुभूति का व्यवहार बच्चों के साथ प्रकट करना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कहानी है वो कलात्मक दृष्टि से एक सफल कहानी है। तो ये था निबंधात्मक का दूसरा प्रश्न, और इसके बाद में बेटा शेष आगे के जो प्रश्न है वो अगली वीडियो में करेंगे अपने। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।